नमस्कार, आप देख रहे हैं मोटिवेशन विद मीना। जेई मेंस के एग्ज़ाम में बिल्कुल बस कुछ घंटे बचे हैं, यानी करीब 24 घंटे बचे हैं। 26 अगस्त से ये फोर्थ जो अटैम्प्ट है वो आपका शुरू हो रहा है। एडमिट कार्ड भी स्टूडेंट्स के आ चुके हैं। ऐसे में लास्ट टाइम, यानी जो लास्ट टाइम कैसे आप स्टूडेंट्स की हार्ट बीट बढ़ जाती है, 24 घंटे में आप क्या रिवाइज़ कर सकते हैं और कैसे आपको कूल रहना है, इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ सुपर 100 से जुड़ेंगे संयम सक्सेना। संयम सक्सेना को थर्ड अटैम्प्ट में मिले थे 99.1% मार्क्स। हालांकि वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, वो 100% के लिए फिर ट्राई करेंगे, लेकिन 99% परसेंटाइल लाने वाले संयम सक्सेना मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो मध्य प्रदेश के शारजा से के रहने वाले हैं। वो बताएं कि लास्ट टाइम, यानी लास्ट के जो कुछ घंटे बचे होते हैं, उसमें कैसे आपको कूल रहना है, किन बातों का ध्यान रखना है, ताकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो आपसे कोई गलती ना हो और अब तक जो आपने पढ़ा वो आप बेस्ट वहाँ पर परफॉर्म कर पाएँ। संयम, आपके 99% परसेंटाइल आए हैं, क्या आप इससे खुश हैं, सेटिस्फाई हैं? खुश तो हूँ लेकिन सेटिस्फाई नहीं हूँ। चाहता था कि और ज्यादा बढ़ जाए। 1.5 परसेंटाइल से तो ज्यादा ही हो। फोर्थ अटेम्प्ट में सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। आप जो तमाम स्टूडेंट्स अब जो जेई मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप उनको बताइए कि जो लास्ट के कुछ घंटे होते हैं, क्योंकि आप जेई मेंस का एग्ज़ाम आपने दिया, आपके 99% नंबर आए, लास्ट के कुछ घंटे हैं, उसमें क्या किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे कूल रखना है और अब तक जो पढ़ा है वो आप एग्जामिनेशन हॉल में दे पाएँ, क्या करना चाहिए, आप एडवाइस दें। मेरे हिसाब से जो लास्ट के 24 आवर्स बचे हुए हैं उसमें मतलब कुछ स्टार्टिंग के घंटे हम दे सकते हैं कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसे हम रिवाइज कर लें फटाफट। जो भी फॉर्मूले हैं वो हम देख लें। और इसके साथ साथ हमें अभी काम रहने की जरूरत है, कूल रहने की जरूरत है। हम ये मतलब सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो इसी बात में होती है कि बच्चे लास्ट टाइम पे ज्यादा पढ़ने की ट्राई करते हैं। इसकी वजह से दिमाग पे बर्डन होता है, तो बच्चे ढंग से मतलब कर नहीं पाते हैं एग्जाम में। तो यही करना चाहिए कि लास्ट टाइम पे लास्ट पे जो रहता है उसमें हमें रेस्ट करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा थोड़ा रेस्ट करेंगे तभी हमारा दिमाग जो रहेगा वो सही से काम करेगा वहाँ एग्जाम में जाके। अच्छा संयम, ये बताओ, क्या जो लास्ट टाइम, यानी लास्ट के जब कुछ घंटे बचते हैं, क्या उसमें कुछ पढ़ना, कुछ चैप्टर रिवाइज करना चाहिए? जैसे कहा कि कूल जी रहना, काम रहना, रिलैक्स रहना है। यस मैम। जिसके कुछ घंटे हैं तो हम उसमें वो रिवाइज कर सकते हैं जो मतलब अभी तक हमने पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज करके जाएंगे तो वो ज्यादा फायदा करेगा। इसके कि हम कोई नई चीज पढ़ें उससे अच्छा है कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसे हम रिवाइज कर लें। जैसे जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है, जो कि हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, उनके कुछ इम्पोर्टेंट चीजें देख लें, वो कर सकते हैं। स्पेशली आप मैथ के बारे में डिटेल से बताइए। जैसे आपने कहा लास्ट टाइम आप फॉर्मूला याद कर लें, कुछ चैप्टर्स आप देख लें, मैथ के बारे में बताइए। अभी बस 24 घंटे बचे हैं, क्या बच्चे जो मैथ में बच्चे क्या करें? मैम जैसे मैथमेटिक्स है तो उसमें मैथमेटिक्स में जो हाई वेटेज टॉपिक्स है जैसे कैलकुलस है, तो कैलकुलस में जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज या कॉन्सेप्ट उन्हें दिखते हैं उनको एक बार वो रिवाइज कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जैसे मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, ये चीजें हैं, तो इनमें जनरली बस जो फॉर्मूलाज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसी पर क्वेश्चन आएंगे सीधे। तो वही अगर हम रिवाइज कर लेंगे मतलब उसके फॉर्मूलाज देख लेंगे तो वो हमारे लिए बहुत प्रॉफिट करेगा। प्रोबेबिलिटी है, उसके जनरली फॉर्मूलाज देख लें, रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, इनको भी बस देखने की जरूरत है। मतलब अगर फॉर्मूला भी देख लिया तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। स्टेटिस्टिक्स है तो उसमें भी बस आपको फॉर्मूला ही देखना है, ये कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात संयम, जैसे आपने कहा कि भाई कुछ अच्छा, क्या मैथ में ऐसे कोई स्पेसिफिक आप चैप्टर भी देखते हैं कि जिनको कि लास्ट टाइम जरूर एक बार मतलब देख लेना चाहिए या उनको प्रैक्टिस कर लेनी यस चाहिए? मैम। जैसे जो इजीएस्ट टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स में, जैसे प्रोबेबिलिटी हुआ, मैथमेटिकल रीजनिंग हुए, स्टेटिस्टिक्स हुए, तो इन्हें जनरली अगर हम इनके फॉर्मूलाज भी देख लेंगे तो हमारे क्वेश्चंस रुकेंगे नहीं। तो अगर हम चाहें तो लास्ट टाइम पे स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये टॉपिक जो है इनको हम रिवाइज कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये बताइए, आपने जो आपके सुपर 100 में स्टडी मटेरियल दिया गया था मैथ का, उसके अलावा आपने कोई मैथ की बुक पढ़ी थी? नहीं, जो स्टडी मटेरियल होता है किसी भी कोचिंग का वो सफिशिएंट होता है कि आप मेंस की जो प्रिपरेशन है उसको क्लियर कर सकें। तो कोई भी स्टडी मटेरियल किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का अगर कोचिंग मटेरियल वो यूज करेंगे तो वो
सफिशिएंट है उसके लिए। अच्छा, आपने मैथ में कैसे, क्या आपका मैथ में कोई सवाल गलत हुआ था? अब आपने मैथ में कैसे पढ़ा था? कुछ टिप्स बताइए। जी मैम, मैथ्स में मैम जैसे अभी तक हमारी जो प्रैक्टिस चल रही थी, वो एक तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस टाइम पे आपके मतलब हाथ नहीं रुकने चाहिए। वहाँ पे जो स्पीड है वो मैथ्स ही ऐसा है जो हमारी रैंक को ऊपर ले जाएगा या परसेंटाइल को ऊपर खींचेगा। तो मैथमेटिक्स में बस यही है कि जो हमारी प्रैक्टिस है वो अच्छी होनी चाहिए पहले से, और लास्ट टाइम पे तो यही है कि जो भी हमारे हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, जो भी ईज़ीएस्ट टॉपिक्स हैं, हम उन्हें कवर कर लें। तो बहुत सारा ऐसा भी हो जाता है कि मैथ में फर्स्ट टाइम में एक बार देख लेते क्वेश्चंस हमें मतलब हिट नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर उसी क्वेश्चन को हमने सेकंड टाइम फिर से हिट किया तो पक्का हम उसे क्रैक कर सकते हैं। तो यही है कि हम उस मैथ्स में क्वेश्चन को डबल अगर देखेंगे तो वो ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है कि हम उस क्वेश्चन को ठीक कर पाएंगे। ओके। अच्छा, मैथ में क्या कोई आपका सवाल गलत हुआ था जिसमें कि आपकी नेगेटिव मार्किंग हुई हो? यस मैम, ऐसे मतलब 2-3 सवाल ऐसे हो गए थे जिसमें मेरी नेगेटिव मार्किंग हुई। कुछ तो ऐसे भी थे जिसमें सिली मिस्टेक भी हुई है। एक क्वेश्चन तो कैलकुलस का बहुत इजी इंटीग्रेशन था, लेकिन उसमें मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करके आ गया, तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। तो यही रहता है कि लास्ट टाइम पे अगर हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे और अगर हमारा उस टाइम प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा तो वो हमारी गलतियां कम होगी। ठीक है ना? इम्पोर्टेंट पॉइंट है, संयम, मैं जानना चाहती हूँ, आप अगर आप हमारे स्टूडेंट को बता पाएँ कि कोई कौन सा वो सिंपल सा सवाल था जो बहुत ईजी होता, बहुत सारे बच्चों से ये गलतियाँ हो जाती हैं। आप बताएं कौन सा सवाल आपसे गलत हुआ था और सिली मिस्टेक से हम कैसे बचें? जी मैम, हम एक जनरल इंटीग्रेशन का सवाल था जिसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल था। उसमें जो लिमिट लगी हुई थी वो 0 से 1 के मतलब हाईएस्ट लिमिट उसकी 1 थी और लोअर लिमिट उसकी 0 थी। इनके बीच में इंटीग्रेशन करना था। वहां पर जो मैंने उसमें अपने साइड से मतलब जैसे कुछ भी वो इंटीग्रेशन था, वो इंटीग्रेशन मुझे जनरली याद नहीं रहा क्या था, लेकिन उस इंटीग्रेशन में 1 और 0 जो लिमिट्स थी वो मैं इनफाइनाइट और 0 समझ के उसको गलत करके आया था। तो वहाँ मिस्टेक हो गई थी। 5/4 की जगह मेरा आंसर 5/2 आया था। ओके। अच्छा, संयम, क्या आप फिर अभी फोर्थ अटेम्प्ट में फिर आप अपीयर हो रहे हैं? जी मैम, मैं 4th अटेम्प्ट में अपीयर होऊंगा और चाहूंगा कि मेरे 100% हाईली बन जाए। इस बार चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा हो जाए, पिछली बार को भी बीट कर जाऊं। हम और भी तमाम स्टूडेंट आपको सुन रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो ही पॉइंट में मैं फोकस करना चाहती हूँ मैथ के। एक तो ये कि सिली मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है, और दूसरा ये कि हम नेगेटिव ओके। मार्किंग से कैसे बचें। आप ही बताओ, जब एग्जामिनेशन हॉल में हम पहुँचे, जैसे आप पहुँचे थे, तो सबसे पहले आपने जी। कौन सा सब्जेक्ट अटैम्प्ट किया था? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में कौन सा सवाल, कौन सी चीज़ को आपने पहले अटैम्प्ट किया था? जैसे हमारे पास जो तीनों सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहती है कि हम हमारे जो भी हमारा बेस्ट, जो भी हमारा फेवरेट टॉपिक है, हम उसे पकड़कर उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कम टाइम में कर लें, ताकि हमारे पास जो हमारे बाकी सब्जेक्ट बचे हुए उनके लिए ज्यादा टाइम बच जाए। तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी में हमेशा ही केमिस्ट्री करता हूँ क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। तो जैसे मैंने वहाँ पे केमिस्ट्री स्टार्ट किया था तो क्वेश्चन मुझसे बन रहे थे, तो कम से कम टाइम में 30 मिनट्स में मैंने केमिस्ट्री खत्म कर लिया था। तो उससे क्या आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हाँ, कम से कम टाइम में आपने इतना सारा कर लिया। उसके बाद फिजिक्स अटेम्प्ट करेंगे तो मैं फिजिक्स ही अटेम्प्ट करता हूँ उसके बाद। तो फिजिक्स भी उस टाइम मेरे पेपर का तो इजी आया था, इसलिए वो भी जनरली 40 मिनट्स में कंप्लीट हो गया था। मतलब ऐसे 1 आवर एंड 10 मिनट्स में मेरे फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मेरे पास मैथ्स था, तो मैथ्स के लिए मेरे पास बहुत सारा टाइम था। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे मैथ्स में जो पहली बार में देखने पर मुझे क्लिक नहीं हुए कि ये कैसे कैसे होंगे। मैंने ट्राई किए थे लेकिन हुए नहीं। लेकिन मेरे पास टाइम था इसलिए मैंने उन्हें डबल रीअटेम्प्ट किए, तब जाके मुझे वो क्वेश्चंस हिट किए और फिर मैंने उन्हें किया। तो यही होता है कि जब हमारे पास टाइम की कमी होती है तो हमारे हम क्या हरी हरी करते हैं। उसके चक्कर में जो क्वेश्चन हमारे आ सकते थे, मतलब जो भी हम सोल्व कर रहे हैं वो सही होगा, लेकिन फिर भी हम उसमें सिली मिस्टेक, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक करके उन्हें गलत कर देते हैं। तो बस यही ना हो, इसी से स्कोर बढ़ जाते हैं कि यही ओके। अगर सिली मिस्टेक। अच्छा, एक और बात संयम, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, एक और सवाल जो तमाम स्टूडेंट्स का है, कैसे स्पीड मेंटेन करें? बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में उन्होंने अच्छी प्रिपरेशन की होती, लेकिन उनके क्वेश्चन छूट जाते हैं। आप बताइए, मैथ में कितना टाइम देना चाहिए और कैसे हम इंश्योर करें कि हमारा कोई सवाल छूटे भी नहीं और गलत भी ना हो? अगर कोई सवाल नहीं आ रहा है तो क्या उसको ट्राई करना चाहिए? मैम, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि जो एग्जाम टाइम होता है 3 आवर्स,
वो वो चीज डिसाइड करने वाले होते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही कि हमें उसमें इगोइस्टिक नहीं होना चाहिए कि अगर कोई क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है तो हमें स्टक नहीं होना चाहिए, उसके लिए उसे छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं हम, कि पहले वो क्वेश्चन कर लें जो हमें फर्स्ट टाइम देखने पर ही हमें उन्हें मतलब ऐसा लग रहा है कि हम सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। मेरा मानना है कि केमिस्ट्री में 40 मिनट्स और 45 मिनट्स सफिशिएंट होते हैं, कि केमिस्ट्री हम कर सकते हैं। 1 आवर फिजिक्स को देना चाहिए और 1 आवर एंड 15 मिनट्स हम मैथ्स को देंगे तो वो भी हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो यही कि कोई क्वेश्चन अगर हमें देखने पे लग रहा है कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो पहली प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि उसे देखकर ही छोड़ देना चाहिए। फिर लास्ट में अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम इसे क्लियर कर लेंगे, या फिर दूसरे क्वेश्चन हमारे पास है वो पहले कर लें। ओके। एक और बात, जैसे कि अभी तो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी जो आगे भी एग्ज़ाम देंगे, मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैथ में कैसे स्पीड मेंटेन की जाए, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे आपने कहा सिली मिस्टेक्स हो जा रही हैं। दूसरा एक बात ये है कि हम जल्दी-जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। अब बच्चे ने देखा कि हम जब तक उसने सवाल किए, 10 सवाल किए, 12 किए, 15 पे पहुँचा, उसको लगा अरे आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, समय ख़त्म हो रहा है। तो वो जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में ये जो स्पीड मेंटेन करनी और टाइम मैनेज करना, इसको कैसे किया जाए? सबसे पहली बात तो ये होती है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि हम हमारे पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जो भी ईज़ी पोर्शन, मीडियम और डिफ़िकल्ट वाला। तो ईज़ी पोर्शन में वो रखेंगे हम कि जो हमें एक बार में देखते से ही हमें लग रहा है कि हाँ, ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं कि पूरा पेपर एक बार में सिलेक्ट करेंगे, हम 1 से 10 जो क्वेश्चन्स है, उनको सिलेक्ट किया, उनमें हमने देख लिया कि कौन से इजी क्वेश्चन है जो कि हमें एक बार में ही आ जाएंगे, मतलब हमें देखने पे लग रहा है कि ये क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो सबसे पहली प्रायोरिटी वही है कि हम उन्हें पहले कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़े कि दूसरे जो इजी क्वेश्चन है उनको करें। तो ऐसे करके हम पहले वो इजी क्वेश्चन जो कि हमें लग रहे हैं इजी है, और ऑब्वियसली अगर हमें इजी लगेंगे तो वो जल्दी भी हो जाएंगे, तो इससे क्या हमारा टाइम भी बचेगा और इजी क्वेश्चन से मैक्सिमम मार्क्स भी आ जाएंगे। उसके बाद आता है मीडियम और डिफिकल्ट टॉपिक। तो मीडियम और डिफिकल्ट में हम क्या एक बार उन्हें ट्राई करेंगे, अगर आ गया तो ठीक है, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे विदाउट उसमें टाइम वेस्ट किए। ये ज्यादा बेहतर होगा। ओके। एक और बात, मैथ की मैं बात कर रही हूँ। क्या जैसे किसी सवाल में हमें डाउट है कि शायद ये आंसर, उसमें 4 ऑप्शन दिए गए, हमको 2 ऑप्शन है कि शायद ये सही है या ये सही है, तो वो अटेम्प्ट कर लेना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए? मतलब अगर एग्जामिनेशन हॉल में बस आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो इसको अटेम्प्ट कर लें या फिर छोड़ दें, आपको क्या लगता है? मैम, उसके लिए हमें पहले देखना पड़ेगा कि हमारे कितने क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं और हमें कितना कॉन्फिडेंस है कि वो क्वेश्चन सही है। अगर 25, जैसे मैथ्स में 25 क्वेश्चंस होंगे, तो अगर उसमें से हमारे 15 प्लस क्वेश्चंस भी अगर ठीक हो रहे हैं, कि हमें कॉन्फिडेंस है कि ये ठीक सही है बिल्कुल, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि कोई भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसमें करें जिसमें हमें 50-50 भी लग रहा हो, तो कोई जरूरत नहीं है उन्हें क्वेश्चन करने की। अगर हमारे पास 15 प्लस क्वेश्चन भी ठीक हो रहे हैं तो मैथ्स के लिए इट्स अ गुड। ओके। एक और बात, संयम, जैसे कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में, वैसे मैंने कहा कि 24 घंटे से बचे हैं, एक जो एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचकर जो एक बहुत सारे स्टूडेंट्स को पैनिक अटैक होता है, बहुत सारे बच्चे जैसे उन्होंने क्वेश्चन पेपर देखे, उन्होंने स्टार्टिंग के 5 सवाल या 10 सवाल उनको नहीं आ रहे, उनको लगता है अरे इट्स वेरी टफ, अरे ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इस पैनिक अटैक से कैसे बचना चाहिए, कैसे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो पेपर का पैटर्न होता है वो इसी टाइप से सेट किया जाए कि बच्चा कम से कम क्वेश्चन कर पाए। तो पहली चीज तो यही होती है कि अगर हमारे पास पहले स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन हमें नहीं भी आ रहे हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि आगे के भी नहीं आएंगे। हम चाहें तो आगे पहले ट्राई कर लो, देख लो, अपने आप वो क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे जो क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट बन जाए। तो वो क्वेश्चन इसी टाइप से सेट किए जाएंगे कि हमें लगेगा कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहे हैं, और वो हमारा कॉन्फिडेंस लॉस भी करेंगे। लेकिन अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे वो क्वेश्चन पक्का होंगे। तो यही है कि सबसे पहले पूरा पेपर अगर हम देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक बार पूरा पेपर देख लिया, हम उसमें से सिलेक्ट कर लेंगे कि इजी क्वेश्चन कौन से हैं। अगर हमें हमारे इजी क्वेश्चन मिल गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि इजी क्वेश्चन मिल गए, हम उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं।
ओके। अच्छा, बस अब मैं आपके 2 अदर सब्जेक्ट के बारे में बहुत शॉर्ट में पूछूँगी कि जो आपने जैसे कहा कि आपका केमिस्ट्री आपका फ़ेवरेट सब्जेक्ट था, तो केमिस्ट्री वाले पेपर को आपने कैसे अटेम्प्ट किया था? उसमें भी आपने ऐसे रखा था कि जो आपको सबसे ईज़ी आता है, फिर उससे कम आता है, इसी प्रोसेस से आपने किया था? या लास्ट टाइम केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसे कर ले? कोई चैप्टर बताइए, कौन-कौन से चैप्टर पढ़ ले लास्ट में? सबसे पहली बात तो कि अटेम्प्ट कैसे किया था, तो अटेम्प्ट करने के लिए सबसे जो ये मेथड होती है इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट वाली, ये सबसे बेस्ट मेथड होती है। तो इसीलिए मैंने केमिस्ट्री में भी यही किया कि मैं क्वेश्चन देखता गया, जो भी हमें फर्स्ट मतलब साइड देखते गया, और पहली बार में वो क्वेश्चन मुझे क्लिक हो रहे थे तो वो होते गए। तो जिसमें भी मुझे थोड़ा बहुत भी डाउट लग रहा था कि ये क्वेश्चन मुझसे मतलब इसमें कुछ भी गलती हो सकती है या दो ऑप्शन हो रहे हो, तो उन्हें मैंने फिर लास्ट में ही अटेम्प्ट किया। जब मेरे पास तीनों सब्जेक्ट मैंने कर लिए थे, जब मेरे पास कुछ टाइम बचा तो मैंने उसमें थोड़ा दिमाग लगाया और फिर जाके वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। और लास्ट टाइम पे हम के लिए अगर करना चाहे तो जैसे जो भी हाई वेटेज टॉपिक है जैसे केमिकल बॉन्डिंग वगैरह है, तो इनके लिए तो हमें बहुत टाइम लग जाता है कि सब कुछ याद होना चाहिए उनके लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो जस्ट एनसीईआरटी की लाइन से मैच होकर क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल जो पॉलीमर है, बायोमोलिक्यूल्स है, मतलब ये एनवायरमेंटल लाइफ जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर अगर हम वैसे करेंगे तो जो लाइफ प्रोसेस वगैरह जो भी लास्ट के चैप्टर्स हैं, दोनों 11th और 12th के एनसीईआरटी के जो लास्ट के चैप्टर्स हैं वो ज्यादा बेहतर होगा कि हम उन्हें लास्ट में पढ़ लें, क्योंकि उनसे डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे और हिट भी कर जाएंगे। क्या आपने, चूँकि आपने 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं संयम, तो क्या आपको लगता है केमिस्ट्री में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनसे आपको लगता है कि लगातार सवाल आते हैं? आपने ज़रूर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लगाए होंगे, तो आप ऐसे कुछ चैप्टर्स बताइए जिनके सवाल केमिस्ट्री से अक्सर पूछे जाते हैं। हम जैसे हाई वेटेज टॉपिक की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग जो है, जो मतलब इजी टॉपिक भी है और उससे जो वेटेज है बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी में तो मैं केमिकल बॉन्डिंग को ही दूंगा कि केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से कर लें बच्चे। और दूसरा अगर मैं बोलूंगा तो फिर कार्बोनिल कंपाउंड्स और कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है, इन दोनों को अगर पढ़ेंगे तो वहां से भी मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है जीओसी। तो जीओसी से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो पीवाईक्यूज में हर ईयर आए हैं, और एक नहीं एक से ज्यादा ही आए हैं। तो जीओसी हम कवर कर सकते हैं। और इनऑर्गेनिक में अगर हम देखें तो पी ब्लॉक जो है, तो पी ब्लॉक हम कवर कर सकते हैं। बाकी अगर फिजिकल की बात आई तो फिजिकल के जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली अगर मेंस की बात करें तो जो भी वो जो 5 जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल टाइप, उन्हीं में वो क्वेश्चन फिजिकल के आते हैं। तो फिजिकल के क्वेश्चन करने के लिए हम यही बोलेंगे कि जो भी हमारे इजी टॉपिक मतलब इजी जो भी हमें लगता हो, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, केमिकल काइनेटिक्स हुआ, ये जो इजी टॉपिक्स हैं इनसे हम वो क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि 10 हमारे पास ऑप्शंस होंगे, 10 में से कोई भी 5 करने हैं तो वहीं से कर लेंगे केमिकल फिजिकल के लिए। ओके। अच्छा, और इसी तरह से आपका फिजिक्स का पेपर कैसा हुआ था? मैम फिजिक्स का पेपर तो बहुत मतलब अच्छा हुआ था मेरा तो। उसमें एक क्वेश्चन में मिस्टेक करके आया था, बाकी तो सब कुछ सही था। तो यही होता है कि जब हमारे ज्यादा क्वेश्चंस ठीक होने लग जाते हैं तो हमारे पास ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो उससे भी यही डील करना पड़ता है कि अगर ओवर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो उससे भी वहां पे कंट्रोल करें कैसे भी। मेरा जो एक क्वेश्चन गलत हुआ था, पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस में ही गलत हो गया। तो ये भी है कि हमें उस टाइम सब कुछ मेंटेन करके चलना पड़ेगा। चलते-चलते मुझे फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स बताइए जो लास्ट 24 आवर्स में बच्चे रिवाइज कर लें। अगर फिजिक्स की बात करें कि लास्ट टाइम पे क्या करें, तो जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये वेटेज वाला टॉपिक है, तो हम इसे कवर कर सकते हैं लास्ट टाइम पे, अगर क्योंकि इससे भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। जो इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं या काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं, और लास्ट टाइम पे अगर चाहें तो हम जो भी एरर्स वगैरह के फिजिकल क्वांटिटीज पे बेस वो क्वेश्चन हम ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बार हम देखने पे भी वो क्वेश्चन हम हिट कर जाएंगे। तो इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द वो कर सकते हैं हम। ओके संयम, थैंक यू। अब मुझे बस चलते-चलते एक बात बताइए, लास्ट के 24 आवर्स, जब पिछले बार आपने थर्ड अटेम्प्ट दिया था, तो लास्ट के 24 आवर्स में आप क्या कर, क्या आप भी चैप्टर्स रिवाइज कर रहे थे या आप कूल एंड काम थे? जैसे 3 दिन बचे थे एग्जाम के, तो उस टाइम पे मतलब मैक्सिमम चीजें कवर हो चुकी थी, मैंने बस 2 दिन रिवाइज किया था। और लास्ट टाइम पे जो लास्ट डे बचा हुआ था उसमें लास्ट के
12 आवर्स तो बिल्कुल रिलैक्स ही किया था कि अब कुछ भी प्रेशर नहीं लेना है, लोड नहीं लेना है दिमाग पर। जो लास्ट के कुछ टाइम बचा हुआ था जिसमें अगर मुझे कुछ करना था तो मैंने फॉर्मूला देखे थे, मैंने फिजिक्स के फॉर्मूला देखे थे, मैथ्स के फॉर्मूला देखे थे, केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस होती हैं वो इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस देखी थी लास्ट टाइम पर। ओके संयम, थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे संयम सक्सेना सुपर 30 से, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जेई मेंस की तैयारी करनी चाहिए। अभी आपके पास सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, कैसे आप लास्ट टाइम में मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर्स को फटाफट आप पढ़ लें, रिवाइज कर लें। और एक और अहम बात सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि आपको सिली मिस्टेक से बचना है। आपने पूरे साल बहुत तैयारी की है, लेकिन लास्ट टाइम अगर एग्जामिनेशन हॉल में जाके आप छोटी सी गलती करते हैं तो वो आपके लिए बहुत नुकसान होती है। नहीं, आपके जो अगर मार्क्स के लिहाज से देखें तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है। तो आपको सिली मिस्टेक से कैसे बचना है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। कभी कभी बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में भी आकर सवालों के जवाब गलत दे देते हैं और फिर वो निगेटिव मार्किंग हो जाती है। जाहिर सी बात है, अगर निगेटिव मार्किंग होती है तो आप रैंक में बहुत पीछे हो जाते हैं। तो आपको सिली मिस्टेक से बचना है। जिस सवाल के जवाब में आपको डाउट हो रहा है, आपको लग रहा है क्लियरिटी नहीं, उसको छोड़ के आप आगे बढ़ जाएं। इसके बाद जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस है उसी क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें। और दूसरी एक और अहम बात है कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। अगर आपको कुछ सवाल नहीं आते, इसका मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन पेपर के बाकी सवाल भी आपको नहीं आएंगे। आप क्वेश्चन पेपर को बहुत कूल एंड काम रह के पढ़िए और आप उसको, अगर कोई सवाल का आंसर नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट अटेम्प्ट करिए। और जो चैप्टर्स बताए हैं अभी संयम ने मुझे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के, इन चैप्टर्स को चलते चलते बहुत केयरफुली आप उसको रिवाइज कर लिए। और एक और बात, टाइम मैनेजमेंट का आप ध्यान रखिएगा ताकि एग्जामिनेशन हॉल में आप एक लिमिटेड समय में सारे सवालों के जवाब दे पाएँ। आप देखते रहिए मोटिवेशन विद मीना और जेईई मेंस के लिए आपको ऑल द बेस्ट।